हम्म, नमस्कार। मैं रविंदर कौर, व्याख्याता भौतिकी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुढ़ार से हूँ। मैं क्लास 10 के बच्चों को साइंस पढ़ा रही हूँ। मेरा भाग 1 में मैंने पढ़ाया था समतल प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन समतल सतह से। तो उसमें मैंने परावर्तन के बारे में बताया था सब बच्चों को। अब आज का टॉपिक है अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण क्या होता है, ये सब चीज़ों पे आज डिस्कशन करेंगे। और थोड़े से एक दो उदाहरण छूट गए थे पिछले टॉपिक में, उन्हें भी हम आज टच करेंगे। तो सब बच्चे ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें और अपना कॉपी पेन लेके उसे नोट भी करें। तो सबसे पहले देखिए, हमको अपवर्तन समझने के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। तो आपतन कोण की परिभाषा देखिए, हमने सबसे पहले एक सरल रेखा खींची। इस सरल रेखा के ऊपर समतल दर्पण रखेंगे और हमने यहाँ से एक मध्य बिंदु से एक अभिलंब खींचा। ठीक है, अभिलंब के साथ जब चांदे की सहायता से यहाँ पे हमने 30 अंश का कोण बनाया था, इसको हम आई देंगे आपतन कोण। फिर जब हमने यहाँ पे समतल दर्पण रखा, समतल दर्पण को यहाँ से देखा तो हमको यहाँ पे दो पेपर की, इसके ऊपर हमने दो पेपर पिने लगाई थी। वो दो पेपर पिने हमें यहाँ पास दिखाई देती हैं, जिनकी सीध में हम यहाँ पे पेपर पिन लगाते हैं और रेखा खींचते हैं तो हमको ये कोण भी 30 अंश का प्राप्त होता है। तो ये हमारा परावर्तन का कोण है। ये मैंने परावर्तन के नियम में आप लोगों को सिखाया था। तो अब आपतन कोण और परावर्तन कोण की परिभाषा भी लिख लेंगे बच्चे और समझ भी लेंगे। तो आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण को हम आई अक्षर से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को आर अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हमको प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए हमें कहाँ पास जाना पड़ेगा कि जब किसी एक वर्णीय प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होती है तो उसे हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये हमारा अपवर्तन का नियम है। अपवर्तन का नियम हम सिद्ध करेंगे कि म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, अब हमारी अपवर्तन के लिए शर्तें भी हैं। कुछ शर्तें ये हैं कि प्रकाश की किरण जो है वो हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, जबकि हमारा परावर्तन में क्या था कि एक चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटता है प्रकाश, तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और अपवर्तन में क्या शर्त है कि हमेशा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में की ओर जाना चाहिए, मतलब आपतित किरण सघन माध्यम से चलेगी। अब देखिए, इसमें बच्चे पूछेंगे कि सघन और विरल क्या होता है। तो देखिए, विरल माध्यम क्या होता है, जैसे हमारे ये वायु है, जहां पास हवा में हमारा हाथ घुमाया आसानी से घूम गया, ये विरल माध्यम हुआ। ठीक है, और कांच रखा, पानी रखा, उनको हम कहेंगे सघन माध्यम। ठीक है, तो कांच में से जैसे हमने कांच का गुटका रखा तो हमारी प्रकाश की किरण जब हमने ऐसे बाहर से वायु से खींची तो वो हमारी कहाँ से हुई, विरल से सघन गई। जबकि हमको अपवर्तन के लिए क्या चाहिए, सघन से विरल में चाहिए। ठीक है, तो हमारा अपवर्तन की शर्तें होती हैं कि जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है। ठीक है, और आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण के मान से सदैव अधिक होना चाहिए। ठीक है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से सदैव अधिक होना चाहिए। अब जानने वाली बात है कि हमने बता तो दिया कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब बात आती क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद में जानेंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो यहाँ आइए, क्रांतिक कोण जो है
सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, तो उस क्रांतिक कोण कहलाता है, उसे हम आईसी अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। अब इसे चित्र के माध्यम से आप देखिए, जैसे हमने साधारणतः ये सघन माध्यम से किरण गई, ठीक है, ये अभिलंब के साथ में कितना बनाई, आपतन कोण बनाई, और ये यहां से आगे दूर हट गई, विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हट गई, ठीक है, तो कितना बनाई, आर बनाई, जिसे अपवर्तन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा परावर्तन कोण जो आर है उसका मान क्या होना चाहिए, 90 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जाती है और ये विरल माध्यम में अभिलंब के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये जो आपतन कोण था ये क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देखिए कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है या उसके बराबर होता है, उसे हम कहते हैं, आईसी से दर्शाते हैं, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो हमारा अपवर्तन के नियम में क्रांतिक कोण का मान नाम आया, क्रांतिक कोण पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात क्या है, जहां पास वायु निकाल ली जाती है उस जगह को कहते हैं निर्वात, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3.3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो अन्य माध्यमों से क्या होती है, अधिक होती है। अब अगर वायु में प्रकाश की चाल लेंगे तो निर्वात से कुछ कम आएगी, फिर किसी और ठोस माध्यम में फिर कुछ और कम आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सब क्या क्या हमने जाना, सबसे पहले अपवर्तन, ठीक है, फिर उसके बाद अपवर्तन की शर्तें क्या होती हैं, फिर क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, ठीक है, उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। अब आते हैं हम लोग वापस से पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमने परावर्तन जाना भाग 1 में, भाग 2 में हमने अपवर्तन जाना, अपवर्तन के नियम। अब हम बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब देखो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश विरल माध्यम में जाने की बजाय उसी सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। तो उस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के लिए, तो हमारा क्रांतिक कोण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक प्राप्त होता है, तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाने की बजाय उसी सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब हमारे कोर्स में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं किताब में, जो परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं हर साल। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हमारा उदाहरण है कि पानी से अगर भरा एक बीकर लेते हैं, ठीक, पानी से भरा एक बीकर लेते हैं और उसमें एक खाली परख नली को डुबाते हैं, तो परख नली जो है, पानी में डूबी परख नली चमकदार दिखाई देती है, जैसे चांदी की कलई कर दी हो उसके ऊपर। बर्तन में जैसे कलई करते हैं ना तो बर्तन चमकता है, उसी तरह से वो चमकदार दिखाई देती है। जबकि हम बाहर पानी से निकालते हैं तो वापस वैसी पारदर्शी कांच की परख नली दिखाई देती है। उसको समझने के लिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए हम लोग
हाँ देखो, जैसे ये पानी से भरा बीकर लिया, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ बीकर है। बीकर में हमने एक खाली परख नली जिसमें कुछ नहीं है डुबा दी। तो हमारी एक पानी में डूबी हुई जो परख नली है, ये हमको यहाँ पे चांदी की सतह की तरह चमकीली दिखाई देती है। अब ये क्यों दिखाई देती है? तो प्रश्न पूछा जाता है कि पानी में डूबी हुई परख नली चमकदार दिखाई देती है, क्यों? तो हम सबसे पहले कारण में लिखेंगे। कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताने के लिए वापस से हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या लिख देंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। तो उस स्थिति में हमारी आपतित किरण जो है वो विरल माध्यम में जाने की बजाय वापस सघन माध्यम में ही लौट जाती है, जिसको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उसके कारण परख नली चमकदार दिखाई देती है। अब हम उसको एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं प्रैक्टिकली। देखिए, जैसे ये हमारी प्रकाश की किरण है ना, पानी में से जैसे ये इसके अंदर तो हमारी क्या है, वायु है। वायु क्या बन गई, पानी क्या बना, सघन माध्यम, और इसके अंदर वायु जो है वो बनी विरल माध्यम, ठीक है। अब यहाँ पास देखो, प्रकाश में जो पानी में से जैसे जो किरण जाएगी वो सघन माध्यम से गई तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हुआ, तो वो वापस ही इसी में लौट आएगी, क्योंकि अंदर हमारा विरल माध्यम है, विरल माध्यम में नहीं जाएगी और हमको ये परख नली जो है इसका पानी में डूबा तल चमकदार जैसे कलई की हुई दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तो थे तुम्हारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। इसी प्रकार से और एक उदाहरण है मृग मरीचिका वाला, कि जैसे रेगिस्तान में भी जाते हैं तो जो खजूर वगैरह का पेड़ है वो सीधे की जगह उल्टा दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है। तो ये सब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में आते हैं, ठीक है। अब एक दो आप लोगों को अपवर्तन का उदाहरण बताते हैं। तो अपवर्तन का उदाहरण क्या है, हाँ तो बच्चों, अब जिस तरह से आप लोगों ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण देखा, बोर्ड के सीजी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र में ये अथवा में आ जाता है कि या तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण दिया रहता है या अपवर्तन का। अब देखिए, जो अपवर्तन का उदाहरण है वो जिस तरह से आप लोग घर में देखे होंगे, पानी का एक टब भरा रहता है या बर्तन भरा रहता है, उसमें कोई चीज रखी रहती है तो उसकी तली उठी हुई दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि वो ऊपर रखा है, जबकि हाथ डालने से वो नीचे ही रहता है। तो ये अपवर्तन का उदाहरण है। जैसे एक पानी के बीकर में पानी से भरा बीकर है, इसमें हमने एक सिक्का रखा। सिक्का असल में नीचे रहेगा लेकिन हमको ऊपर उसकी तली से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण हुआ। फिर दूसरा, हमने कहीं पास भी देखा होगा, पानी से भरे गड्ढे में, बीकर में, बाल्टी में हमने एक छड़ी को डुबाया तो वो छड़ी सीधी नहीं, जहां से पानी रहता है वहां से वो टेढ़ी दिखाई प्रतीत होती है। ये भी पूर्ण आंतरिक, ये अपवर्तन का उदाहरण है। तो हम इस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के उदाहरण को हमको तैयार करना है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग का पिछले वीडियो में हमारा जो हमने अपने हिसाब से बताया था कि दर्पण की लंबाई जो है व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तो हमारा एक उदाहरण किताब का छूट गया था। हमने अपने मन से बताया था आपको 4 फीट वाला लेके कि 4 फीट लंबाई का दर्पण ले सकते हैं या व्यक्ति की लंबाई। तो अब हम इसमें आपको बताते हैं, आपकी बुक में है कितना, पेज नंबर में देखिए 160 सेंटीमीटर ये आपकी बुक में दिया है
160 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये उदाहरण को समझाते हैं। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति की लंबाई 160 सेंटीमीटर है। अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितने लंबाई की दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति की लंबाई कितनी दी हुई है? व्यक्ति की लंबाई दी है 160 सेंटीमीटर। अब हमने यहां पे डाला दर्पण की लंबाई बराबर 1/2 गुणा 160। ये हमने काट दिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, शून्य का शून्य। तो हमको 80 सेंटीमीटर लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको और भी अलग अलग मिल सकता है। 180 की जगह में मान लो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का व्यक्ति हो। तो बच्चों देखो, अगला हमारा उदाहरण है, अगर व्यक्ति की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर है तो हम 1/2 गुणा 100 लगाएंगे। तो ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10 कटा, तो ये 50 सेंटीमीटर का दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में जो हमारा प्रकाश का परावर्तन समतल सतह से है और अपवर्तन, हमने पूरी उसके बारे में आपको सब जानकारी दी। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप उसमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपकी प्रश्नों का निराकरण जरूर करेंगे। ठीक है, आपको पसंद आया तो आप बताइएगा कि आपको पसंद आया, समझ आया चैनल। नमस्कार। और पार्ट 1 जो है इसका प्रीवियस वीडियो, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा हो, और फिर आप पढ़ के अपना जो भी आपके प्रश्न है, मन की बात है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।